लुधियाना में राहुल गांधी की वर्चुअल रैली को लेकर यह खबर है। राहुल के आगमन पर पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। राहुल गांधी के स्वागत के लिए कांग्रेसी नेता लगातार मौजूद हैं। आज राहुल गांधी सीएम चेहरे का ऐलान भी कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी आज ऐलान कर सकते हैं कि पंजाब में मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा। क्या नवजोत सिंह सिद्धू, जो अपने आप को प्रबल दावेदार बताते रहे हैं, उनका नाम कांग्रेस यहां पर अनाउंस कर सकती है, या फिर सीएम जो फिलहाल हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उनके चेहरे पर कांग्रेस दांव खेल सकती है। किसी तीसरे चेहरे को लेकर कोई कयास नहीं है, यानी पंजाब में कांग्रेस का जो चेहरा होगा वो इन दो नामों के इर्द गिर्द ही घूमेगा, नवजोत सिंह सिद्धू या फिर चरणजीत सिंह चन्नी। किसको पंजाब में कांग्रेस अपना सीएम फेस घोषित करती है, आज ये राज खुल जाएगा। आपको याद होगा नवजोत सिंह सिद्धू लगातार कहते रहे कि आला कमान डिसाइड नहीं करेगा, जनता डिसाइड करेगी कि मुख्यमंत्री फेस कौन होगा। और अभी भी अगर हम बात कर लें तो ताजा बयान नवजोत सिंह सिद्धू का यही है कि सीएम फेस वो होगा जिसके पास लगभग 60 विधायक होंगे। पंजाब में आपको बता दें कि एक चरण में चुनाव होना है और 117 विधानसभा सीटें हैं यहां पर। ऐसे में कम से कम 60 विधायकों का समर्थन जिसे मिलेगा वो सीएम फेस होगा। यह दावा नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से किया गया है। फिलहाल आज सस्पेंस खत्म हो जाएगा। आज राहुल गांधी सीएम फेस का ऐलान कर सकते हैं। लुधियाना में राहुल गांधी की वर्चुअल रैली रखी गई है। पूरा शहर पोस्टर और बैनर से पटा हुआ है। राहुल के आगमन को लेकर कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं में हर्ष देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी के स्वागत के लिए कांग्रेस के नेता पहले से ही मौजूद हैं। आज सीएम फेस का ऐलान होने वाला है। इसको लेकर भी लोगों में उत्सुकता है कि आखिर किसे कांग्रेस पंजाब चुनाव में सीएम फेस के तौर पर सामने लाती है। नवजोत सिंह सिद्धू, आपको याद होगा पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तमाम आरोप लगाए थे। हमारे साथ संवाददाता अरविंदर सिंह जुड़ गए हैं। अरविंदर, आज ये सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा। सीएम फेस कौन होगा कांग्रेस की तरफ से, इसका ऐलान आज होना संभव है। उसी जगह पे खड़ा हूं जहां पे कुछ ही क्षणों में राहुल गांधी जी आके एक वर्चुअल रैली करेंगे और हम आपको बता दें सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। और पहुंचने के बाद वो पूरी पंजाब के अवाम को ये बता तो हम रुक करेंगे अमरिंदर का। उससे पहले हम आपको बता दें कि बस कुछ ही वक्त का इंतजार, उसके बाद राहुल गांधी वहां पर पहुंच जाएंगे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है अपने प्रिय नेता को लेकर, क्योंकि आज राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। स्वागत के लिए कांग्रेसी नेता भी मौजूद हैं। पंजाब के लिए अगर देखा जाए तो बहुत अहम दिन है आज। कांग्रेस अपना वही वर्चस्व चाहती है। अरविंदर, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल क्या माहौल है वहां पर। राहुल गांधी आ रहे हैं, पूरा शहर पोस्टर बैनर से पटा हुआ है। बिल्कुल जी, कुछ ही क्षणों में राहुल गांधी यहाँ पहुंचने वाले हैं और रैली शुरू होने वाली है। हालांकि जो सीनियर लीडरशिप है, जो लुधियाना के एमपी अरविंद सिंह बिट्टू, वो रैली को संबोधित कर रहे हैं। और जैसे ही राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे तो वर्चुअल रैली यहाँ से चालू हो जाएगी और पंजाब के अलग अलग जिलों में जो इंटरनेट के जरिए राहुल गांधी को सुनेंगे वर्चुअल रैली के जरिए। और हो सकता है कि वो यहाँ पे पहुंचने के बाद किसी सीएम चेहरे के नेतृत्व में कांग्रेस यहाँ चुनाव लड़ेगी, उसका ऐलान करेंगे। हालांकि दो जो चेहरे हैं उनका नाम चल रहा है, एक चरणजीत सिंह चन्नी, दूसरा नवजोत सिंह सिद्धू। इन दोनों में से एक नाम फाइनल हो सकता है। जो संभावनाएं हैं, राहुल गांधी जी आके यहाँ पर आम लोगों को इस चीज का आह्वान करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अरविंदर।
वहीं एक तरफ लुधियाना में राहुल गांधी की वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया है, तो दूसरी तरफ 1984 सिख दंगों के पीड़ितों ने राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। मुंह पर कालिक पोतकर विरोध दर्ज कराया है। दो 2022 पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी वोटर्स की अलग अलग तरीके से आकर्षित कर रहे हैं और उसी कड़ी में लुधियाना के उत्तरी हलके से निर्दलीय उम्मीदवार रमनजीत सिंह लाली अपना चुनाव कार्यालय झोपड़ी में बनाया है, जो कि पूरे लुधियाना में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इससे संबंधित न्यूज इंडिया के संवाददाता अरविंदर सरानी ने रमनजीत लाली से खास बातचीत की। तो पंजाब में रमनजीत जो है निर्दलीय उतर रहे हैं और ऐसे में उन्होंने जो अपना कार्यालय बनाया है वो फिलहाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आप देख सकते हैं झोपड़ी नुमा ये बनाया गया है और एक संदेश कि आम जनता से जुड़े हुए हैं और लुधियाना की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं, जहां पर दो 2022 के चुनाव को लेके जहां प्रत्याशी वोटरों को रुझाने के लिए अलग अलग तकनीक अपना रहे हैं, वहीं लुधियाना की बात करें तो लुधियाना के उत्तरी हलका से एक तस्वीर देखने को मिली है। आज़ाद उम्मीदवार रमनजीत सिंह लाली जो हलका उत्तरी के आज़ाद कैंडिडेट हैं, उनका चुनाव कार्यालय बड़ा लुधियाना में क्या करें पूरे पंजाब में फेमस है, क्योंकि उन्होंने चुनाव कार्यालय झोपड़ी बनाई है। हालांकि ये वोटों को आकर्षित करने का कारण है या इसके पीछे कोई उनके संदेश या कोई मंशा है, ये उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अंदर अपने कार्यालय में बैठे हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपने कार्यालय को झोपड़ी नुमा रूप क्यों दिया है, क्या कारण है कि आज वह झोपड़ी में अपना बैठ के कार्यालय बनाया। सर बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका धन्यवाद, आप हमारे कार्यालय में आए और आपके सभी दर्शकों को, देखने वालों को मेरी अपील बेनती कि जो भी दो शब्द आप कहेंगे, जो मैं उनका जवाब दूंगा, वो मेरे जवाब को ज़रूर गौर से सुने। यदि अच्छे लगे तो मेरी सपोर्ट भी जरूर। जहाँ हाईटेक ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, जहाँ आज लोग मिनटों में एक दूसरे के पास चले जाते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल इतना है, उस ज़माने के बीच में आपने झोपड़ी को कार्यालय बनाया, मकसद क्या? मकसद तीन है। एक तो मकसद ये है कि हमारा इतिहास, सबका इतिहास, हमारे बुजुर्गों का, हमारे बाप दादे परदादे, उनका इतिहास इन झुग्गियों में बीता है। तो मैं नई जनरेशन को, यहाँ बहुत लोग आते हैं, नवे लड़के लड़कियाँ सब, उनको बताना चाहता हूँ कि ये हमारा इतिहास था। और हमारे बुजुर्ग कहते हैं, हमारे महापुरुष कहते हैं कि जो लोग इतिहास को याद रखते हैं वो आगे जाके इतिहास बनाते हैं। तो मेरा ये है। दूसरा मेरा जो गंभीर है इसको बनाने का, वो ये है कि मैं 13 तारीख तक, हमारे मन के अंदर कोई भी ऐसी सोच नहीं थी कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन 13 तारीख को रात को कोई रूह है वो मेरे को मेरी ड्यूटी लगा कर गई है कि उठो, आपने गरीबों की, मजलूमों की, वंचितों की, पीड़ितों की, शोषितों की, दलितों की, वो लोग जिनको आज तक किसी ने पहचाना नहीं, उनकी आपने अगवाई करनी है, तर्जमानी करनी। उठो, इस प्रक्रिया में लगो। तो मैंने कहा कि इस प्रक्रिया में बहुत कुछ लगता है, पैसे भी लगते हैं, बड़े बड़े ऑफिस चाहिए, बहुत लोग आते हैं। नहीं, जाओ, मेरी तरह तू भी कुल्ली से स्टार्ट कर, मैं तेरे ऊपर हूँ, आशीर्वाद, जो करूँगा मैं करूँगा, तू शुरू कर दे। तीसरा बड़ा कारण था कि जब ये हमने फैसला कर लिया लड़ने का, तो फिर हमको दफ्तर चाहिए था। तो मैंने देखा इधर उधर, मैं चाहता था कि हमारा दफ्तर वहाँ बने
जहाँ पर लोग आसानी से आ जा सके, मीडिया आ जा सके, गाड़ियाँ स्कूटर आते हैं, लोगों के लिए जगह हो। तो इसलिए हमको ये खुला स्थान मिल गया। तो इनके जो मालिक हैं, मैंने उनसे कहा कि हम यहाँ एक कुल्ली बनाना चाहते हैं कुछ दिनों के लिए, आप हमें इजाज़त दें। तो मेरे वो मित्र थे, कहते जी आप बनाइए। तो इसलिए ये 3 कारणों से हमने यहाँ बनाया। तो ये जिसने बनाया वो भी हमारे शुभ चिंतक हैं, यहाँ दरिया के पास वो लोग रहते हैं, वहीं ये सब होता है। मैंने उनसे बेनती की कि मेरी एक कुल्ली तैयार कर दो। वो मेरी कुल्ली तैयार करने लगे और मैं अपने कागज़ तैयार करने लग गया। तो आज उनकी कुल्ली भी पास हो गई, तो मेरे कागज़ भी पास हो गए हैं। और भगवान ने मुझे, यहाँ लोग मुझे हीरा कहते हैं, तो मुझे चुनाव चिन्ह भी जो है हीरा। वही मैं कहना चाहूँगा है कि कार्यालय नहीं है, ये मेरी एक सोच है, मेरा एक सपना है। क्यों? क्योंकि हाईटेक एसी में लोग रहते हैं, पर नहीं, ये सेवादार हैं। कहते हैं सेवादार हमेशा ज़मीन से जुड़ा होता है। मुझे वो दर्द है, मुझे वो एक्सपीरियंस है, मैंने वो चीज़ गेन की हुई है कि एक गरीब गुरबत का लड़का कितनी मेहनत करके ऊपर तक जाता है। इस वजह से इन्होंने कहा है कि मैं झोपड़ी में कार्यालय बना रहा हूँ। सबसे बड़ा मकसद है गरीबों की सेवा करना और गरीबों के लिए तत्पर रहना और गरीबों के लिए हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद करना। मैं न्यूज़ इंडिया के लिए लुधियाना से अरविंद सलाम। इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह बागपत में क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। सोनिया मनमोहन की सरकार चली और ये सरकार 10 साल तक पूर्ण इकबाल के साथ चली। क्या होता था 10 साल में? पाक प्रेरित आतंकवादी आलिया मालिया जमालिया देश में घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। ले जाते थे या नहीं ले जाते थे? कोई ऊप करता था? कोई विरोध में बोलता था? आपने 14 में हमारे सांसद सतपाल जी को चुना, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उरी और पुलवामा में उन्होंने फिर से हमला किया। उनको लगा कि अभी भी मौनी बाबा मनमोहन सिंह की सरकार है, उनको लगा अभी भी कांग्रेस की सरकार है, मगर वो भूल गए कि सरकार बदल चुकी है। अब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है और भाजपा की सरकार है। मित्रों, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का खात्मा बुलाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी जी ने पूरे देश के अंदर एक संदेश भेजा। किस प्रकार का संदेश? कि भारत के जवान और भारत की सीमाओं के सामने आंख उठाकर नहीं देख सकते, वरना उनको दंड देने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। मित्रों, मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, बागपत वालों, ये तो देशभक्तों का प्रदेश है। कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? ईश्वर बोलते नहीं है, बताओ भैया हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी? हटती थी क्या अब तक? हटती थी? जरा जोर से बोलो, हटती थी? आपने दूसरी बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया। मित्रों, और अखिलेश बाबू पार्लियामेंट में मेरे सामने बैठकर कहते थे खून की नदियां बहेगी। अरे अखिलेश, क्या खून की नदियां बहेगी? क्या बहेगी? किसको डराते हो भाई तुम? वो कहते थे खून की नदियां बहेगी, किसी की एक कंकर डालने की भी हिम्मत नहीं हुई। मित्रों, हिम्मत नहीं हुई और आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बनकर बैठा है। मित्रों, चुनाव ये दो विचारधाराओं के बीच में, जो अपने परिवार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और जो देश के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जो एक जाति के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के गरीबों को। बागपत से अमित शाह को आप सुन रहे थे। विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और साथ ही सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई।
उधर जम्मू कश्मीर के पुलवामा से हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल सामने आई। यहां पुलवामा के तहब गांव में रहने वाले कश्मीरी पंडित के निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार स्थानीय मुसलमानों ने किया। तो ये तस्वीरें उन लोगों के लिए बेहद जरूरी हैं जो हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये भारत है और यहाँ की तस्वीरें यही आपसी भाईचारा है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों का खतरा तो बना ही रहता है। इसके अलावा गैर कानूनी तरीके से ड्रग्स और दूसरे मादक पदार्थों की तस्करी चलती रहती है। अब ऐसे ही एक नार्को टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है, जहां पर पुलिस को बारामूला से 18 करोड़ के मादक पदार्थ बरामद हुए। ये कार्रवाई तब संभव हुई जब पुलिस की एक टीम दाची से बासग्रान की ओर गश्त लगा रही थी। हरियाणा के खिलाड़ी अब बॉक्सिंग, कबड्डी और कुश्ती के साथ क्रिकेट में भी परचम लहरा रहे हैं। इस बार अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 की टीम में हरियाणा के 3 खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इनमें एक नाम रोहतक के निशांत सिंधु का है। शनिवार को हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप में फाइनल में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया। इस इतिहास रचने में हरियाणा के लाल निशांत सिंधु ने अहम भूमिका निभाई। इसको लेकर हमारे संवाददाता देवेंद्र शर्मा ने निशांत के घर पर पहुंचकर उनके परिजनों से बातचीत की। अन्य खेलों की तरह हरियाणा ने क्रिकेट में भी हमेशा परचम लहराया है। चाहे ऑलराउंडर कपिल देव की बात करें, वीरेंद्र सहवाग की बात करें, जोगिंदर शर्मा की बात करें या फिर युजवेंद्र चहल और सैफ अली वर्मा की बात करें, और हाल ही में वर्ल्ड कप जीतने वाली अंडर 19 टीम की बात करें तो 4 प्लेयर जो है हरियाणा से संबंध रखते हैं, जिन्होंने इस वर्ल्ड कप जिताने में भारतीय टीम में अहम रोल अदा किया है। इसमें दिनेश भाना हिसार से हैं, गौरव सांगवान भिवानी से हैं और अपना निशांत सिंधु रोहतक से हैं, जिनके घर आज जो है हम पहुंचे हैं। उनसे, उनके माँ बाप यहाँ बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। और यश ढुल जो भारतीय टीम के कैप्टन हैं, वो भी रोहतक जिला के भगवतीपुर गांव से संबंध रखते हैं और वो भारतीय अंडर 19 टीम के कैप्टन हैं। हाल में हम पहुंचे हैं ईशांत सिंधु के घर और उनसे जानना चाहेंगे कि कैसे क्रिकेट की शुरुआत हुई, किस तरह का ये क्षण है उनके लिए, कितनी खुशी है। सबसे पहले न्यूज़ इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कैसा लग रहा है साहब आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बुलंदियाँ छुई हैं बेटे ने। बिल्कुल सर। अच्छा, फाइनल की अगर हम बात करें तो नॉट आउट 50 रन उन्होंने बनाए हैं और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि भारतीय क्रिकेट टीम जो है लड़खड़ा गई है। उस टाइम पे आप मैच देख रहे होंगे, कैसा लग रहा था, किस तरह का क्या अनुभव था आपका? सर मैच देख रहे थे उस टाइम पे और 4 विकेट जब भारत के गिर गए, थोड़ा सा एक बार लगा था कहीं मैच फंस ना जाए, लेकिन निशांत ने जैसे खेलना स्टार्ट किया तो थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ निशांत कुछ करेगा आज और आज यहाँ से मैच को जिता के लेके जाएगा। अगर बचपन की बात करें तो कब से शुरू हुआ, किस तरह से शुरू हुआ, क्या कहानी है? परिवार में कितने सदस्य हैं आप लोग? सर परिवार में मैं, मेरी वाइफ, मेरे पापा हैं और मेरा बेटा है और मेरी बहन है, वो मैरिड है। और बेटे को हमने वैसे तो करीबन 3 साल का था तब से वैसे ये घर में खिलाना शुरू कर दिया था, और लेकिन प्रोफेशनल ये पिछले 8 साल से प्रॉपर एकेडमी ज्वाइन करके खेल रहा है। तो शुरुआत कैसे हुई थी? सर शुरुआत ऐसे ही जैसे घर में मैं इसको खिलाता था वैसे ही घर में, तो ये सुबह सुबह डेली बोलता कि खिलाओ मेरे को, तो मैं इसको वैसे ही खिलाता। छुट्टी वाले दिन संडे को कहीं इधर उधर ग्राउंड में लेके जाता तो ये खेलता। वहाँ पे काफ़ी सारे इधर उधर जो बच्चे खेलते थे ग्राउंड पे वो इकट्ठे हो जाते देखने के लिए इसको कि अच्छा खेलता है, और कई सारे लोगों ने एडवाइस करा कि इसको आप प्रोफेशनल कहीं एकेडमी में डालो, ये बच्चा ठीक लग रहा है। तो लेकिन मैं इसको क्रिकेट नहीं खिलाना चाहता था उस टाइम तक, क्योंकि मेरा गेम बॉक्सिंग था, मैं बॉक्सिंग करता था स्टेट लेवल पे। तो मैं
किसी कारणवश अपनी बॉक्सिंग नहीं आगे ले जा पाया और मैं सोच रहा था कि मैं बेटे को बॉक्सर बनाऊंगा। जो टीम के लिए उन्होंने योगदान दिया है वो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं गौरवपूर्ण है और उन्होंने जो जीत में हिस्सेदारी डाली है उससे भारत का नाम ऊंचा हुआ है। कैमरामैन परविंद्र कौशिक के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए रोहतक से देवेंद्र शर्मा। 23 फरवरी से शुरू होने वाले हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र को लेकर ठियोग के विधायक राकेश सिंघा ने सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। राकेश सिंघा ने कहा कि प्रदेश सरकार आम जनता और कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील नहीं है। जानबूझकर सरकार कर्मचारियों के मसलों को आगे से आगे लटका रही है। ये जो सत्र है बहुत महत्वपूर्ण है और इस सेशन में मैं समझता हूँ ये जो 108, 102 के कर्मी हैं जिनके पक्ष में हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक आउटसोर्स की कमेटी भी तय की है। उसकी गाइडलाइन वही होनी चाहिए जो हाई कोर्ट और कोर्टों ने ये आउटसोर्स जैसे कर्मियों के लिए ऑलरेडी डिसीजन दे दिया है। वेतन आयोग है, उसमें बहुत सी त्रुटियां रह रही है, विसंगतियाँ रह रही हैं, उसको ठीक करने के लिए मैं समझता हूँ करेक्ट मेथड इस्तेमाल करना चाहिए। वो जो संशोधन है जो 2012 में जो हो जाना चाहिए था वो जो नहीं हुआ, उसके आधार पर ही 15% का ये बढ़ोतरी 2015 के आधार पर ये वो देने की ज़रूरत है। रही बात जो आपका सेब उत्पादक है, सेब उत्पादक के बारे में भी आज बहुत पीड़ा में है क्योंकि मार्केट क्रैश कर गया है। बाहर से सेब इंपोर्ट हो रहा है, ईरान और टर्की से सस्ते दाम पर आ रहा है और वॉल्यूशन के आधार पर आ रहा है। ये इन प्रश्नों को लेकर निश्चित रूप से क्या कहते हैं मैं विधानसभा में ये हस्तक्षेप करूंगा। बहुत से और भी मुद्दे हैं जो हैं उनको लेकर मैं ये हिमाचल प्रदेश की सरकार को वो कोशिश करूंगा। सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। रोहतक में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां पर कार और ट्रॉली की भीषण टक्कर हुई है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। कार और ट्रॉली की भीषण टक्कर हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और इसमें 3 लोगों की मौत हुई है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। रोहतक में ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। कार और ट्रॉली की ये भीषण टक्कर हुई है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। रोहतक में हुआ है ये दर्दनाक हादसा। हादसे के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, रोहतक में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। ये बस मैं गश्त में थी तो मेरे को एकदम पता चला, किसी ने बताया मेरे को भाई ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है। तुरंत हम मौके पे पहुंचे हैं तो यहाँ के देखा कि 3 तो एट द स्पॉट एक्सपायर हो चुके हैं। एक था उसको हमने भेज दिया पीजीआई में। ये जी हम रोहतक साइड से आ रहे थे, गन्ना ट्रैक्टर साइड से आ रहा था। जब हम बराबर क्रॉस करने लगे एकदम आवाज़ आई पूरी, हमने मोटरसाइकिल रोकी तो पीछे तय कार थी जो बहुत स्पीड में थी, उसने भरी ट्रेली मारा। ये तो इतना बचा रह गया, ट्रेली वजन की ज़्यादा थी, ट्रेली नहीं पलटी, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होना था। इस कारण मान इतनी ट्रेली पीछे बिल्कुल पूरी तोड़ दी और टायर टूट कर ट्रेली नीचे टिकी हुई है।